प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम बजट 2022 में हेल्थ सेक्टर के लिए किए गए प्रावधानों पर आयोजित एक वेबिनार को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि बजट बीते 7 साल से हेल्थ सेक्टर सिस्टम को रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म करने के हमारे प्रयासों को विस्तार देता है। हमने अपने हेल्थ सेक्टर सिस्टम में एक समग्र दृष्टिकोण को अपनाया है। आज हमारा फोकस हेल्थ तो है ही, कल्याण पर भी उतना ही ज्यादा है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने 3 बिंदुओं में अपना लक्ष्य बताया, जिसमें पहला लक्ष्य आधुनिक चिकित्सा विज्ञान से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और ह्यूमन रिसोर्स का विस्तार है, तो दूसरा लक्ष्य आयुष जैसी पारंपरिक भारतीय चिकित्सा पद्धति में अनुसंधान को प्रोत्साहन करना और तीसरा आधुनिक और भविष्य की तकनीक के माध्यम से देश के हर व्यक्ति हर हिस्से तक बेहतर और सस्ती स्वास्थ्य सेवा सुविधाएं पहुंचाना है। जब हम हेल्थ सेक्टर में होलिस्टिक और इंक्लूसिवनेस की बात करते हैं तो इसमें 3 फैक्टर्स का समावेश कर रहे हैं। पहला, मॉडर्न मेडिकल साइंस से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और ह्यूमन रिसोर्स का विस्तार। दूसरा, आयुष जैसी पारंपरिक भारतीय चिकित्सा पद्धति में रिसर्च को प्रोत्साहन और हेल्थ केयर सिस्टम में उसका एक्टिव एंगेजमेंट। और तीसरा, मॉडर्न और फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से देश के हर व्यक्ति हर हिस्से तक बेहतर और अफोर्डेबल हेल्थ केयर सुविधाएं पहुंचाना। यूक्रेन संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में प्राइवेट सेक्टर से मेडिकल शिक्षा में निवेश करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि क्या हमारे प्राइवेट सेक्टर बहुत बड़ी मात्रा में इस फील्ड में नहीं आ सकते? क्या हमारी राज्य सरकारें इस प्रकार के काम के लिए जमीन देने में उम्दा नीतियां नहीं बना सकती, ताकि अधिकतम डॉक्टर और पैरामेडिक्स हमारे यहाँ तैयार हों? इतना ही नहीं, हम दुनिया की मांग पूरी कर सकते हैं। क्या मेरे प्राइवेट सेक्टर के लोग टियर 2, टियर 3 सिटीज में इंफ्रास्ट्रक्चर के आगे आए? आयुष्मान भारत स्कीम के जो मरीज हैं उनके लिए स्पेशल फैसिलिटी डेवलप करें। आपको इनकम का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपका इन्वेस्टमेंट का रिटर्न मिलेगा। यानी इतनी योजनाएं हैं और इन कामों में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ये हमारे देश के हेल्थ सेक्टर को बहुत मजबूत बना सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हमारे बच्चे पढ़ने के लिए, खासकर मेडिकल शिक्षा के लिए, दुनिया के छोटे छोटे देशों में जा रहे हैं। देश का अरबों खरबों रुपया बाहर जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले 7 सालों में केंद्र सरकार ने देश के स्वास्थ्य ढांचे में सुधार और बदलाव किए हैं और अब उसकी कोशिश गंभीर बीमारियों के इलाज की सुविधाएं ब्लॉक स्तर पर पहुंचाने की है। आज हमारे बच्चे पढ़ने के लिए, खास करके मेडिकल एजुकेशन के लिए, दुनिया के छोटे छोटे देशों में जा रहे हैं। वहां लैंग्वेज भी प्रॉब्लम है, फिर भी जा रहे हैं। देश का अरबों खरबों रुपया बाहर जा रहा है। क्या हमारे प्राइवेट सेक्टर बहुत बड़ी मात्रा में इस फील्ड में नहीं आ सकते? क्या हमारी राज्य सरकारें इस प्रकार के काम के लिए जमीनों को देने में उम्दा नीतियां नहीं बना सकती हैं, ताकि अधिकतम डॉक्टर्स हमारे यहाँ तैयार हो, पैरामेडिक्स तैयार हो? इतना ही नहीं, हम दुनिया की मांग पूरी कर सकते हैं। हमारे पास जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसका लाभ इस क्षेत्र में हम बहुत। इस तरह से पीएम मोदी हर दिन आम बजट 2022 के वेबिनार के जरिए फायदे गिना रहे हैं। शनिवार को पीएम ने हेल्थ सेक्टर के क्षेत्र में बजट के फायदों को गिनाया और इस बजट को आने वाले समय के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक बताया। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10।
दिल्ली में मुख्य सड़कों पर आजकल फुटपाथ का बुरा हाल है। आउटर दिल्ली रिंग रोड पर बने फुटपाथ पर बारिश के पानी की निकासी के लिए बड़े गड्ढे को खुला छोड़ दिया गया है। यहां से लाखों लोग रोज पैदल गुजरते हैं। हैरानी की बात यह है कि खुला ढक्कन उन मार्गों के आगे है जो ब्लाइंड व्यक्तियों के चलने के विशेष रूप से बनाए गए हैं। वाले कुछ राहगीर हैं जो लगातार इस समस्या का शिकार हो रहे हैं। सर, आपका नाम क्या है? राजकुमार त्यागी। राजकुमार त्यागी जी, क्या है गड्ढों का मामला? गड्ढे का मामला रात बिरात में चलते हैं, ठोकर लगती है तो गिर जाता है बंदा ना, ऐसे बात है सर। ये कब से खुले हुए? ये तो काफी दिन हो गए सर। सुना आपने कि काफी दिनों से ये गड्ढे खुले हैं और किसी बड़ी घटना को निमंत्रण देते नजर आते हैं। नेटवर्क 10 आज आपको जमीन से जुड़ी एक खबर दिखाने जा रहा है। ये जो गड्ढा है जिसको बरसाती ट्रांजिक्शन कहा जाता है, इसको खुला छोड़ा गया है और एक नहीं या करीब दर्जन भर से ज़्यादा ऐसे गड्ढे बनाए गए हैं। और जो खास बात है इसमें जो घटनाओं को ये निमंत्रण दे रहे हैं, ये अगर आप देखें मेरे पीछे जो येलो कलर की जो लाइन होती है, ये येलो कलर की लाइन खास तौर पर ब्लाइंड्स के लिए बनाई जाती है जो सड़कों पर चलते हैं। और ब्लाइंड्स की लाइन के बीच में ही इस तरह के गड्ढों को खुला छोड़ देना, ये अपने आप में जो दुर्घटनाएं हैं उनको निमंत्रण दे रहा है। ये आखिर जिम्मेदारी किसकी है और कौन इसके लिए जवाबदेह है? संबंधित विभाग को देखना चाहिए कि आखिर किसी बड़े हादसे का इंतजार क्यों समय रहते कदम उठाकर इनको बंद क्यों नहीं किया जा रहा। मैं गुलशन सैफी, नेटवर्क 10, दिल्ली। वहीं नरेला विधानसभा क्षेत्र के वार्ड नंबर 3 सेक्टर A6 पॉकेट की जनता ने ठाना है कि अब की बार चुनाव प्रचार में आने वाले निगम प्रत्याशियों को काले झंडे दिखा करके उनका विरोध जताया जाएगा। साथ ही उन्होंने अपने इलाकों में दाखिल भी उन्हें नहीं होने दिया जाएगा। बातचीत के दौरान यहां के स्थानीय निवासियों ने बताया कि यहां पर कोई भी निर्माण कार्य है या कोई भी जन सुविधा लोगों को उपलब्ध नहीं कराई गई है, जिसके चलते यहाँ के लोग उन्होंने ठाना है कि अब की बार निगम चुनाव का विरोध किया जाएगा। बता दें कि पूर्णवास कॉलोनी को बसे हुए करीब 20 साल हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर कोई भी निर्माण कार्य या कोई भी मूलभूत सुविधा यहाँ के स्थानीय लोगों को नहीं मिल पाई है। इसीलिए वो लोग विरोध प्रदर्शन करते नजर आएंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नरेला विधानसभा क्षेत्र के वार्ड नंबर 3 के पुनर्वास कॉलोनी में और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो लोग हैं वो हाथों में काले झंडे लेकर खड़े हैं। इसका कारण ये है कि बीते 5 साल में यहाँ पर कोई भी निर्माण कार्य नहीं किया गया है, ना ही यहाँ पर कोई विकास कार्य किया गया है। इसी को लेकर आज यहाँ की जो जनता है वो विरोध कर रही है और बात कर लेते हैं जो यहाँ के रहने वाले शख्स हैं और कितना विकास कार्य यहाँ पर किया गया और आप काले झंडे लेकर क्यों खड़े हैं? देखिए, काले झंडा उठाना हमारा मजबूरी है, चूँकि हमारे लोगों ने हमेशा किसी न किसी पार्टी का नेता का झंडा उठाया, लेकिन अफसोस है कि वो सब के सब ने ठगने का काम किया। हमारे क्षेत्र में पिछले 21 साल से 22 साल से यहाँ पे लोग रह रहे हैं, नेता बना रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ज़मीन पे कोई विकास का काम नहीं हुआ। आज सैकड़ों समस्या से ये लोग जूझ रहे हैं। रोड की हालात देख लीजिए, नाले के हालात देख लीजिए, नाले के हालात देखिए, सफाई व्यवस्था देखिए। एवं मैं आपको बताऊं, पिछले 5 साल से बड़ी अफसोस के साथ कहना पड़ रहा कि हमारे बुजुर्गों को पेंशन नहीं बन रहा, हमारे राशन कार्ड की समस्या गंभीर बनी पड़ी हुई है। हर चीज़ के लिए भाई परेशानी है, यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है। एक भी नेता आके हमारे बीच में नहीं कहा कि भाई हम आपके काम करने के लिए तैयार हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि निगम चुनाव को लेकर कितने राजनीतिक दल यहाँ पर आते हैं और उनको यहाँ से हार का मुंह देखना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो लोग हैं रहने वाले वो यहाँ का ही एक प्रत्याशी खड़ा करेंगे और उसी को जिताएंगे। उसी को लेकर जो लोग हैं वो यहाँ एकत्रित हुए हैं, लेकिन तमाम राजनीतिक दलों को यहाँ से काले झंडे दिखाए जाने की बात की जा रही है। दिल्ली से नीति सेन के साथ नेटवर्क 10 के लिए प्रदीप उज्जैन की रिपोर्ट। वहीं साउथ वेस्ट दिल्ली की एंटी स्नैचिंग सेल की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए स्नैचर को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही गिरफ्तार आरोपी के कब्जे से 4 मोबाइल फोन और एक बाइक को बरामद किया गया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान अभिषेक के रूप में की गई है। साउथ वेस्ट दिल्ली के डीसीपी गौरव शर्मा ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि दक्षिण पश्चिम जिले के अधिकार क्षेत्र में मोबाइल फोन छीनने की घटना में तेजी को ध्यान में रखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों का पालन किया जा रहा था। इसी के चलते पुलिस की तरफ से लगातार ऑपरेशन सतर्क अभियान चलाया जा रहा था और इस ऑपरेशन के तहत जांच की जा रही थी। गुप्त सूचना के आधार पर इस आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। वहीं फिलहाल अब पुलिस आगे की जांच में जुट गई है।
और दिल्ली के नरेला औद्योगिक थाना क्षेत्र के अंतर्गत शाहपुर गढ़ी के पास जंगलों में एक युवक का शव पेड़ से लटका हुआ मिला। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मृतक की पहचान राम प्रवेश के रूप में हुई है। बता दें कि राम प्रवेश नरेला औद्योगिक थाना क्षेत्र के चौक पर लेबर का काम करता था। पुलिस की टीम मामले की जांच में जुटी है। ये मैंने यहाँ पे अभी फिलहाल में फांसी लगते हुए देखा हुआ है, लटका हुआ देखा। वहाँ से अभी मैं आया हूँ गोल चक्कर से काम करते हुए, और मैंने इसे देखा बंदे को चौक पे काम करता था। ये फिलहाल में किस चीज़ का काम करता था ये दाने का काम, हैवी लोडिंग का काम। अच्छा, कहाँ का रहने वाला है? ये तो सर मतलब मैंने यहीं पे देखा था, ऐसे ही भुलम्बी में देख लिया और गोल चक्कर पे काम वाम करते हुए देखा मुझे। अच्छा, देखा जी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको नरेला से नेटवर्क 10 पर दिखा रहे हैं। एक युवक का शव जो है इस पेड़ से लटका हुआ मिला था, जिसके बाद नरेला एनआईए थाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंची है और पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है और यह पता लगाने में लगी है कि आखिरकार ये युवक कौन था। इस युवक का शव काफ़ी समय से इस पेड़ पर लटका हुआ था। सुबह जब लोग गए थे किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब शाम के समय जो लोग काम कर फैक्ट्री एरिया से लौट कर आ रहे थे, उन लोगों में से किसी एक ने दिल्ली पुलिस को जो है वहीं दिल्ली के गोयला चहरी इलाके से एक 23 साल का युवक 6 फरवरी से रहस्यमय परिस्थितियों में गायब था। परिजनों ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट स्थानीय थाना क्षेत्र में दर्ज करवाई थी। परिजनों का आरोप है कि 19 दिन तक पुलिस युवक की खोज ही नहीं कर पाई, जिसके बाद आज युवक का शव पुलिस ने बरामद किया। जिसके बाद पुलिस प्रशासन के खिलाफ नाराज लोगों ने गोयला चहरी इलाके में जमा होकर के प्रदर्शन किया। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम करवा करके परिजनों को सौंप दिया है। वहीं दिल्ली में सोशल प्राइड वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से फ्री हेल्थ कैंप चलाया जा रहा है, जहां फ्री हेल्थ कैंप में इलाज कराने जसोला और ओखला से सैकड़ों लोग पहुंच रहे हैं। सोशल प्राइड के जरिए अब तक 150 से ऊपर फ्री हेल्थ कैंप लगाए जा चुके हैं। ओखला के तकरीबन 25,000 से ज्यादा लोग अलग अलग फ्री हेल्थ कैंप के जरिए फायदा ले चुके हैं। सोशल प्राइड वेलफेयर सोसाइटी ओखला के सामाजिक